सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से प्रथम बैंकर के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो सेशन में। और क्या लेके आप लोग के लिए हम आए हैं, बजट 2025-26 का सारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इस साल होने वाले सभी एग्जाम्स में इस साल के बजट से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो दो या तीन क्वेश्चंस जो है वो निश्चित रूप से एग्जाम में आना ही आना है। तो आइए देखते हैं, बहुत ही जल्दी मैं इस वीडियो को ख़त्म कर दूंगा, लगभग 12 से 15 मिनट के बीच है। आप लोग जो लोग भी नए आए हैं इस चैनल पे, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते चलते हैं हम लोग। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, जिन्होंने 1 फरवरी 2025 को जो है इस साल का बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण मेड हिस्ट्री बाय प्रेजेंटिंग हर 8th कंसेक्यूटिव बजट, द हाईएस्ट बाय एनी फाइनेंस मिनिस्टर इन इंडिया। लगातार 8वीं बार निर्मला सीतारमण जी ने, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बजट पेश किया है, लगातार 8वीं बार किया है। और किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा हाईएस्ट टाइम्स जो है, मैक्सिमम टाइम्स ये बजट पेश किया गया है, तो ये भी एक रिकॉर्ड है, वो भी एक महिला के द्वारा किया गया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस साल के बजट में 4 इम्पॉर्टेंट इंजन्स जो हमारे देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, उन 4 तरह के इंजन्स में इसको बांटा गया है। और चारों तरह के इंजन्स के लिए जो है डेवलपमेंट के जो उसके लिए अलग अलग क्या क्या स्कीम्स लाया गया है, क्या क्या उसके लिए दिया गया है इस बजट में, वो सब कुछ हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। तो 4 इंपॉर्टेंट इंजन कौन कौन से हैं? एक एग्रीकल्चर है, दूसरा एमएसएमई है, तीसरा इन्वेस्टमेंट्स है और चौथा एक्सपोर्ट है। इन चारों इंजन्स के बारे में देखेंगे। इसके बाद टैक्स में बहुत बड़ा सुधार हुआ है, उसका हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में देखते हैं हम लोग क्या क्या कुछ है। एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड बिल्डिंग रूरल प्रोस्पेरिटी, बिल्डिंग में यू आएगा, थोड़ा सा एरर है वहाँ पे। सबसे पहले जो है इन्हांस्ड केसीसी, इन्हांस क्रेडिट थ्रू केसीसी। देखिए, अभी तक जो है शॉर्ट टर्म लोन 3 लाख तक का मिल रहा था, और इंटरेस्ट सबवेंशन हो गया या फिर प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव हो गया। जो लोग बैंक सेक्टर में काम करते हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि पीआरआई क्या होता है, आरआईएस क्या होता है। जो लोग 3 लाख से कम का लोन लेते थे, वो अगर समय पर ऋण चुकता करते हैं तो उनको इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलता है और उनको पीआरआई भी मिलता है। पीआरआई का फुल फॉर्म है प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। ठीक है, ये 1.5% का है और ये 3% का है। ठीक है, पीआरआई 3% मिलता है, आईएस 1.5% मिलता है। एक चीज़ है, वही जो शॉर्ट टर्म लोन जो 3 लाख तक का मिल रहा था ना, उसका मैक्सिमम, उसका जो अमाउंट है उसको बढ़ाया गया है 5 लाख तक का है। चाहे वो केसीसी हो या केसीसी एनिमल हस्बेंड्री के केस में हो या केसीसी एनिमल फिशरीज के केस में, मतलब फिशरमैन को जो भी है और डेयरी फार्मर्स को, और जनरल केसीसी जो क्रॉप लोन होता है, इन तीनों ही केस में जो है अब लिमिट को, जो इंटरेस्ट सबवेंशन वाला लिमिट था उसको बढ़ा करके 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया है। और इससे लगभग 7.7 करोड़ फार्मर्स को जो है इसका फायदा होगा। क्लियर है? सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, मखाना बोर्ड बनाया गया है। मखाना बोर्ड कहाँ पे बनाया गया? बनाना जाना इस बजट में। मखाना बोर्ड बिहार में सेटअप होगा, टू बी सेटअप टू इम्प्रूव प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एफपीओ। ठीक है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। तो मखाना सबसे ज़्यादा, एक तो वर्ल्ड में हिंदुस्तान में ही होता है 90% के ऊपर कि लगभग में, और भारत में भी जो है टोटल मखाना उत्पादन का लगभग 90% बिहार में होता है। और बिहार में भी ये अररिया, किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी, ये 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स में होता है। तो इसके लिए जो है मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा बिहार में, ताकि उसका जो है अच्छे से प्रोडक्शन हो, अच्छे से प्रोसेसिंग हो और अच्छे से मार्केटिंग हो, और उसका प्रॉपर जो है एक बोर्ड बना करके उसका देख रेख किया जाएगा ताकि इसका अच्छे से विकास हो सके। ठीक है, तो मखाना बोर्ड कहाँ पे बनेगा? बिहार में बनेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज, केसीसी का लिमिट जो है वो 3 लाख से शॉर्ट टर्म को बढ़ा के 5 लाख किया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, ये एक स्टार्ट किया गया है। डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम टू कवर 100 डिस्ट्रिक्ट्स एंड लाइकली टू हेल्प 1.7 करोड़ फार्मर्स। लगभग 100 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया जाएगा। इससे जो है सभी फार्मर को हर तरह का हेल्प जो भी होगा उस तरह से मिलेगा। तो एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है शुरुआत में 100 डिस्ट्रिक्ट में चलाया जाएगा।
तीन इंपॉर्टेंट चीज हो गया। आगे देखते हैं, अभी भी एग्रीकल्चर ग्रोथ वाला ही है। और क्या क्या है, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, दाल के क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भर होना जरूरी है। 6 साल का एक मिशन प्रॉपर तैयार किया गया है। स्पेशल फोकस होगा तूर के दाल पे, उड़द के दाल पे और मसूर के दाल पे। तूर के दाल पे, उड़द के दाल पे, मसूर के दाल पे क्या क्या आ सकता है। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस के लिए जो है कितने साल का मिशन तैयार किया गया है, तो 6 ईयर का मिशन एक तैयार किया गया है। और किन किन से कौन कौन से दाल पे इसका मेन फोकस रहेगा, तो तूर का दाल, उड़द का दाल और मसूर के दाल पे फोकस रहेगा। क्लियर है। एक नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स बनेगा, एक नेशनल मिशन बनेगा जिसका टारगेट क्या होगा, अच्छी क्वालिटी के सीड्स का तैयार करना। टारगेटेड डेवलपमेंट एंड प्रोपेगेशन ऑफ सीड्स विद हाई यील्ड, पेस्ट रेजिस्टेंस एंड क्लाइमेट रेसिलियंस। ठीक है, तो एक नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स बनेगा जिसको कि ताकि अच्छी क्वालिटी का बीज उत्पन्न हो सके, जो कि उच्च पैदावार का भी हो, पेस्ट रेसिस्टेंस का भी हो और क्लाइमेट रेसिलियंस का भी हो। ठीक है, किसी भी तरह के वातावरण से वो सामंजस्य बिठा सके, किसी भी तरह का हम लोग जो ऊपर से खाद डालते हैं यूरिया, उसका रेजिस्टेंस भी उसके पास हो और अच्छी उपजाऊ वाला हो, मतलब ज़्यादा उसका क्षमता हो ईल्ड करने का। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, एक 5 साल का मिशन लिया गया है कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए, ताकि फैसिलिटेट किया जाए इम्प्रूवमेंट्स इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग। कॉटन फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए जो है एक कॉटन प्रोडक्टिविटी का मिशन स्टार्ट किया गया है। दिस मिशन विल बी ऑफ 5 ईयर मिशन एंड उसका क्या काम होगा, फैसिलिटेट इम्प्रूवमेंट्स इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग। कॉटन फार्मिंग के डेवलपमेंट के लिए जो है ये काम करेगा। 5 साल के लिए मिशन जो स्टार्ट हुआ है। तो लगभग अभी तक हम लोग देख चुके हैं 6 इंपॉर्टेंट चीज एग्रीकल्चर ग्रोथ में। हाँ 6, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग शॉर्ट में। केसीसी का लिमिट शॉर्ट टर्म का जो है 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख किया गया है, एक। दूसरा, मखाना का बोर्ड बनेगा बिहार में, 2। तीसरा, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना में जो है 100 डिस्ट्रिक्ट में एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया जाएगा। इससे लगभग 1.7 करोड़ या 1,70,00,000 किसानों को फायदा होगा। इसके अलावा दाल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए जो है 6 साल का एक मिशन स्टार्ट किया गया है। एक मिशन स्टार्ट किया गया है अच्छे क्वालिटी के सीड्स के लिए, और एक मिशन स्टार्ट किया गया है कॉटन के प्रोडक्टिविटी के लिए। ये सारा चीज़ जो है वो एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिए है। दूसरा इंजन है आपका एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए। दूसरा कौन सा इंजन है, एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए। एमएसएमई क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, अभी तक जो लोग भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का डेफिनेशन याद करके रखे हुए थे कि 1 करोड़ तक अगर उस किसी का इन्वेस्टमेंट है और 5 करोड़ तक टर्नओवर है तो माइक्रो फर्म है, और इसी तरीके से 10 करोड़ और 50 करोड़ है तो वो मीडियम है, और 50 और 250 करोड़ है तो सॉरी वो मीडियम है, बीच वाला 10 और 50 स्मॉल है। अब जो है माइक्रो स्मॉल और मीडियम का डेफिनेशन इस बजट में चेंज कर दिया गया है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल देखते हैं और क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो एंटरप्राइज। क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो एंटरप्राइज, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उसको उसके लिए क्रेडिट कार्ड्स का एक इसमें दिया गया फैसिलिटी। कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड with a 5 lakh limit for micro enterprise registered on Udyam portal in the first year 10 lakh such cards will be issued। जो भी माइक्रो एंटरप्राइज है, माइक्रो एंटरप्राइज का डेफिनेशन अब बदल गया है, मैं बता दूंगा क्या हुआ है। आई थिंक वो 2.5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट और 10 करोड़ तक टर्नओवर, इसको माइक्रो एंटरप्राइज कहा जाता है। इन लोगों को 5 लाख का एक क्रेडिट कार्ड बना करके दिया जाएगा। ठीक है, और ऐसे इन लोगों का उद्यम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन क्या है, अनिवार्य है। इस पहले साल में जो है 10 लाख ऐसे कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 10 लाख ऐसे कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स। स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स जो है फॉर 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूडिंग वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, a new scheme to be launched to provide term loan up to 2 crore during the next 5 year। ठीक है, 5 लाख ऐसे लोगों जो कि फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हैं, पहली बार बिजनेस कर रहे हैं, वो वोमेन हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, इन सब के लिए जो है अप टू 2 करोड़ मतलब 2 करोड़ तक का टर्म लोन दिया जाएगा इन द नेक्स्ट 5 ईयर। अगले 5 साल में जो है लगभग 2 करोड़ तक का टर्नओवर 2 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा, टर्म लोन के रूप में दिया जाएगा, और ऐसे 5 लाख लोगों को दिया जाएगा।
अगले 5 साल में ऐसे, और इसके लिए कोई नया स्कीम बनेगा, कोई नया स्कीम लॉन्च होगा। क्लियर है? देखिए, रिवीजन इन क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर एमएसएमई, ये आपके हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। हर एग्जाम में आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो करेंट अभी क्या है, उसका रेट जो हम लोग अभी तक पढ़ के रखे हैं, और रिवाइज्ड क्या हो गया है। ठीक है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज होता है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे कि वो किसी का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है और टर्नओवर 5 करोड़ तक है, तो उसको हम लोग माइक्रो बोलते थे। ठीक है, तो और इसी तरीके से किसी का इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ है और उसका टर्नओवर 50 करोड़ तक है, 10 करोड़ तक है यहाँ पे, तो स्मॉल इंटरप्राइज है। और किसी का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर 50 करोड़ से कम है और टर्नओवर उसको 50 करोड़ से ऊपर 250 करोड़ से कम है, तो उस केस में हम लोग उसको मीडियम इंटरप्राइज बोलते थे। ठीक है, तो अब जो है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, इन तीनों का डेफिनेशन इस न्यू बजट के हिसाब से बदल गया है। क्या हुआ है, रिवाइज देखिए, तो 1, 10, 50 था, ये सारा जो इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन है ये 2.5 गुना हो गया है। इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन 2.5 गुना हो गया है, तो माइक्रो हो गया अब इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़, अप टू 2.5 करोड़। स्मॉल इंटरप्राइज का हो गया 2.5 करोड़ से ऊपर 25 लाख से कम, और मीडियम का हो गया 25 करोड़ से ऊपर 125 करोड़ से कम। जब हम लोग टर्नओवर की बात करते हैं, तो ये हो गया 2 गुना। ठीक है, 10 करोड़ तक हो गया माइक्रो इंटरप्राइज टर्नओवर में, 10 करोड़ से ऊपर 100 करोड़ से पहले अगर टर्नओवर होगा तो स्मॉल इंटरप्राइज है, और 100 करोड़ से ऊपर 500 करोड़ से कम होगा टर्नओवर तो मीडियम इंटरप्राइज है। तो जो मैं पहले बताता था लोगों को वो 5 गुना था, 1 गुना 5, 10 गुना 5, 50 गुना 250। ठीक है, अब जो है चीज़ें बदल गई हैं। अब यहाँ देखिए 4 से गुना हो रहा है, तो ध्यान क्या रखना है कि 4 टाइम्स हो रहा है इन्वेस्टमेंट का टर्नओवर, 4 टाइम्स हो रहा है इन्वेस्टमेंट का टर्नओवर, याद रखने के पर्पज से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर किसी को पहले वाला याद है तो इन्वेस्टमेंट 2.5 गुना हो गया है। इससे आप लोग दिमाग में अगर पहले वाला याद है तो अच्छे से सेट कर लीजिएगा। जिसका 1 था उसका 2.5 हो गया, जिसका 10 था उसका 25 हो गया, इसका 50 था उसका 125 हो गया। इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, इन्वेस्टमेंट निकल गया, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, सीधे आप लोग टर्नओवर पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये लेटेस्ट रिविजन हुआ है इन द क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ एमएसएमई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट समझते हुए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट पे। तो इन्वेस्टमेंट में क्या है, सबसे पहला क्या है, डे केयर कैंसर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। डे केयर कैंसर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। गवर्नमेंट टू सेटअप डे केयर कैंसर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इन नेक्स्ट 3 ईयर। और 200 ऐसे सेंटर्स जो है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में बनाए जाएंगे। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या हो गया, डे केयर कैंसर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। 3 साल में जो है सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में डे केयर कैंसर सेंटर्स बन जाएंगे, और 200 ऐसे सेंटर्स जो हैं 2025-26 में ही बनेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, अटल टिंकरिंग लैब्स। अटल टिंकरिंग लैब होता क्या है, ये स्कूल लेवल पे जो बच्चे थोड़े इनोवेशन करने वाले होते हैं, जो बच्चे तेज दिमाग के होते हैं, जो बच्चे कुछ रिसर्च कर सकते हैं, वैसे लोगों के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स बनाया जाता है। तो उसी के लिए जो है इसमें 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स टू बी सेटअप इन गवर्नमेंट स्कूल्स इन नेक्स्ट 5 ईयर। 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स टू बी सेटअप इन गवर्नमेंट स्कूल्स इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ मेनी अटल टिंकरिंग लैब्स आर टू बी सेटअप इन गवर्नमेंट स्कूल इन नेक्स्ट 5 ईयर। तो आंसर होगा 50,000, या 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स टू बी सेटअप इन गवर्नमेंट स्कूल इन नेक्स्ट कितने साल में बनाने हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो 5 साल होगा। ठीक है, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम अनाउंस टू प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म ऑफ इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। ठीक है, ये स्कीम निकला है। इसमें जो है स्कूल्स में भी और हायर एजुकेशन में भी जो डिजिटल फॉर्म में इंडियन लैंग्वेज बुक्स को जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। डिजिटल फॉर्म में इंडियन लैंग्वेज बुक्स को जो है स्कूल्स में और हायर एजुकेशन में प्रोवाइड कराया जाएगा। इसी स्कीम का नाम है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम्स। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग। ठीक है, टोटल 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग टू बी सेटअप विथ
global expertise and partnership to equip our youths with the skill required for make for India, make for the world मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो कितने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग बनाया जाएगा? 5 बनाए जाएंगे। 5 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग टू बी सेटअप। ठीक है, और इसके लिए बनाया जाएगा ताकि जो हमारे देश के यूथ हैं उनको स्किल जो रिक्वायर्ड है, ताकि वो मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग है उसमें वो लोग उसमें आगे बढ़ सकें। कुछ इस तरह से स्टार्टअप करें, कुछ ऐसा करें कि मैन्युफैक्चरिंग करें पूरे वर्ल्ड के लिए, हिंदुस्तान के लिए। इसी के लिए जो है 5 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग विल बी सेटअप। इसके बाद देखते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम तो आप सब लोग अच्छे से सुन रहे होंगे। तो एक सेंटर बनेगा, अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन टू बी सेटअप विद अ टोटल आउटले ऑफ 500 करोड़। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो कितने करोड़ का आउटले बनाया गया है, इस बजट में प्रावधान किया गया है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई बनाने के लिए, तो 500 करोड़ के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये भी बहुत, अगला जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपके लिए इसमें लेके आया हूँ। एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, टोटल 10,000 एडिशनल सीट्स विल बी एडेड इन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नेक्स्ट ईयर। एक साल के अंदर जो है 10,000 नए मेडिकल मतलब मेडिकल जो भी कॉलेजेस इंडिया में है उसमें 10,000 नए सीट बनाए जाएंगे और टोटल 75,000 नए सीट्स ऐड करने का टारगेट गवर्नमेंट का नेक्स्ट 5 ईयर में है। क्लियर बातें समझिएगा, मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ और फैक्ट बताता हूँ। ठीक है, फैक्ट नहीं मतलब पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट तो सारे लोग बताते हैं। मैं कोशिश करता हूँ बहुत ज़्यादा लेंदी आपको ना बताऊँ, जो जरूरी की चीज़ें हैं वो सारे आपको मैं जल्दी जल्दी बता दूँ। टोटल 10,000 सीट इस एक साल में ऐड करना है सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज में, गवर्नमेंट नहीं, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स में, और 75,000 सीट जो है नेक्स्ट 5 ईयर में ऐड करने का टारगेट गवर्नमेंट का है। पीएम स्वनिधि आप लोग स्कीम अच्छे से जानते होंगे, स्ट्रीट वेंडर का स्कीम है, 10,000, 20,000, 50,000 तीन डोज में इस पैसे को दिया जाता है। इसमें कुछ रिवैम्प्ड किया गया, रिवैम्प्ड का मतलब कुछ नई चीज चेंज किया गया है। स्कीम टू बी रिवैम्प्ड विद इनहांस्ड लोन फ्रॉम बैंक्स, यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड विथ 30,000 लिमिट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट। ठीक है, स्कीम को रिवैम्प किया गया, प्रॉपर इसका आएगा डिटेल्ड नोटिफिकेशन, डिटेल गाइडलाइन जो भी होगा, बट फिलहाल यही है कि इसको जो है इन्हांस्ड किया गया है फ्रॉम बैंक से, और यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड इसको 30,000 लिमिट के लिए देना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, इसमें जो है 20,000 करोड़ का के आउटले से जो है एक तैयार किया जाएगा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स 20,000 करोड़ से तैयार किया जाएगा, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए रिसर्च होगा और डेवलपमेंट होगा। 5 इंडिजिनियसली डेवलप्ड, हाँ इसमें जो है टारगेट क्या है कि 5 इंडिजिनियसली डेवलप्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स टू बी ऑपरेशनल बाई 2033 तक जो है 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को ऑपरेशनल कर देना है। इसी के लिए जो है 20,000 करोड़ का इसमें प्रावधान किया गया है। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इन बिहार, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इन बिहार, तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अनाउंस्ड इन बिहार इन एडिशन टू द एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ पटना एयरपोर्ट एंड अ ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट एट बीटा। ऑलरेडी पटना के भार को कम करने के लिए पटना के पास एक जगह बीटा है, वहाँ पे एक एडिशनल बन रहा है। उसके अलावा भी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स बिहार में अनाउंस किया गया है। इसके अलावा बीटा में जो एयरपोर्ट बनेगा उसके अलावा भी अन्य जगहों के लिए जो है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स अनाउंस किया गया है इस बजट में। पीएम रिसर्च फेलोशिप, पीएम रिसर्च फेलोशिप 10,000 फेलोशिप्स फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन आईआईटी एंड आईआईएससी। आईआईएससी बेंगलोर में है शायद, हाँ आईआईएससी बेंगलोर में, आईआईटी तो सारे हो गए। विथ इन्हांस्ड फाइनेंशियल सपोर्ट 10,000 फेलोशिप फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन आईआईटी एंड आईआईएससी विथ इन्हांस्ड फाइनेंशियल सपोर्ट। तो पीएम रिसर्च फेलोशिप के अंतर्गत 10,000 नए फेलोशिप लगाए जाएंगे टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए आईआईटी में और आईआईएससी में। टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट लेड ग्रोथ, 50 ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन का चयन किया जाएगा और उसको प्रॉपर डेवलपमेंट उसका किया जाएगा। ठीक है, और पार्टनरशिप विद स्टेट्स थ्रू चैलेंज मोड में लेते हुए लगभग देश के 50 ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रॉपर डेवलप किया जाएगा, ताकि कल को जो है इसी तरीके से इसके माध्यम से देश में ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके। कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं इसमें जो है, कुछ एक्सपोर्ट रिलेटेड चीज़ें भी होंगी।
एफडीआई में पहले 74% का मैक्सिमम अलॉट था। एफडीआई लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर में 74% का था, अब उसको बढ़ा करके 100% का कर दिया गया है। एक है भारत ट्रेड नेट। भारत ट्रेड नेट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड टू बी सेटअप एज ए यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस। जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसका एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जो है एक न्यू सेटअप किया जाएगा, उसका नाम रखा गया भारत ट्रेड नेट। भारत ट्रेड नेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME and Finance to be set up। एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का भी सेटअप किया जाएगा, यही इसमें है। उड़ान जो है, उड़ान के तहत जो है बहुत सारे नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, उसी में जो है रीजनल कनेक्टिविटी टू 120 न्यू डेस्टिनेशन एंड कैरी 4 करोड़ पैसेंजर्स इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। उड़ान स्कीम के तहत जो है अगले 10 साल में 120 नए डेस्टिनेशन से जो है उड़ान के लिए किया जाएगा, और लगभग जो टारगेट जो है 4 करोड़ पैसेंजर्स इन नेक्स्ट 10 ईयर है। एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसके लिए ये बजट सबसे ज़्यादा याद रखा जाएगा, वो है रिवाइज टैक्स स्ट्रक्चर। 12 लाख तक का अगर आपका इनकम है, इवन कि 12,75,000 तक का इनकम अगर सैलरीड है, तो भी आपको 1 रुपये का टैक्स नहीं देना है, ठीक है। फिलहाल जो रिवाइज टैक्स रेट स्ट्रक्चर है उसको हम लोग देख लेते हैं। 0 से 4 लाख तक 1 भी रुपये का टैक्स नील टैक्स है। 4 से 8 लाख तक जो है वो 5% है। 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स है। 12 से 16 लाख तक का इनकम है तो 15% टैक्स है। 16 से 20 लाख तक 20% टैक्स है। 20 से 24 लाख तक 25% टैक्स है। और एबव 24 लाख रुपये जो है 30% टैक्स है, ठीक है। लेकिन अगर सारा इनकम आपका भले 16 लाख 17 लाख हो रहा हो, लेकिन अगर एक्चुअल इनकम अगर 12 लाख से कम हो रहा है, 16 लाख डिडक्शन चूंकि न्यू टैक्स रिजिम में होता नहीं है, तो मेरे कहने का मतलब 12,75 तक अगर आपका हो रहा है, थोड़ा बहुत डिडक्शन जो भी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 25,000 का हो गया, उसके बाद अगर वो 12 लाख से कम हो जा रहा है तो 1 रुपये का भी टैक्स आपको नहीं देना है। लेकिन अगर 16 लाख 17 लाख है तो फिर इसी स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना है, ठीक है। लेकिन हर स्लैब में कितना भी आपका सैलरी होगा, आपका टैक्स में निश्चित रूप से बचत होगा ही होगा। जिसका 12 लाख तक है उसको 1 रुपया नहीं देना है, जिसका 16 लाख तक उसके भी लगभग 80,000 रुपये बच रहे हैं। इस तरीके से हर स्लैब में जो है लगभग 70 से 80,000, 60 से 80,000 रुपये हर स्लैब में, ऊपर के स्लैब्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो इससे बच रहा है। तो निश्चित रूप से ये जो है टैक्स मिडिल क्लास के लिए ये बहुत ही अच्छा बजट है, खास करके टैक्स में जो राहत दिया गया उसके लिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, वही इनकम टैक्स जो घटा है उसके हिसाब से। नो पर्सनल इनकम टैक्स पेएबल अप टू इनकम टैक्स ऑफ 12 लाख रुपीज, या लगभग 1 लाख रुपया महीना जो कमा रहा है उसको कोई टैक्स अब नहीं देना है। दिस लिमिट विल बी RS 12.75 lakhs फॉर सैलरी टैक्स पेयर ड्यू टू स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000 रुपीज। मैं वही बात अभी बता रहा था, जो सैलरी टैक्स पेयर है 75,000 का उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट मिलता है, तो अगर 12,75,000 भी वो कमा रहे हैं तो उनको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है, ठीक है। द लिमिट फॉर टैक्स डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑफ सीनियर सिटीजन डबल्ड फ्रॉम प्रेजेंट 50,000 से 1 लाख। याद रखिएगा, जो उनका इंटरेस्ट जो लोग अर्न करते हैं 15 एज फार्म भर करके, तो उनका 50,000 तक का लिमिट था। 50,000 तक अगर वो कमाते हैं, उनका लगता है, तो उसको 15 एज बिना जमा किए भी 50,000 तक अगर वो इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं तो उनको 1 रुपया भी टैक्स देना नहीं पड़ता था। उस लिमिट को बढ़ा करके अब 1 लाख कर दिया गया है, ठीक है, 1 लाख कर दिया गया है। द एनुअल लिमिट ऑफ RS 2.40 lakhs फॉर TDS ऑन रेंट इंक्रीज। पहले रेंट अगर 2.40 लाख कमा रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं लगता था, उसको बढ़ा करके अब 6 लाख कर दिया गया। 6 लाख तक भी अगर आप कमा रहे हैं एनुअल रेंट, तो आपको कोई टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, LRS स्कीम होता है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम बोलते हैं। इसमें $2.5 लाख तक जो है वो 1 साल में भेज सकते हैं। लेकिन अगर 7 लाख तक पहले जो लिमिट था कि 7 लाख रुपये तक अगर भेजते हैं तो कोई भी आपको TCS नहीं लेगा, मतलब टैक्स डिडक्शन एज सोर्स। जब आप भेज रहे हैं उसी समय टैक्स देना पड़ता था, उसका लिमिट पहले 7 लाख था। 7 लाख तक अगर आप भेज रहे हैं तो आपको 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देना है। अब उस लिमिट को बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया है। 10 लाख तक अगर रुपये आप हिंदुस्तान से बाहर भेज रहे हैं LRS स्कीम के तहत तो अब आपको 10 लाख रुपये तक 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना और सीधे वो पैसा इंडिया से बाहर चला जाएगा, ठीक है।
तो बहुत सारी चीज़ें हमने बजट में इंपॉर्टेंट चीज़ देख लिया। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेट अक्सर एग्जाम में कभी कोई पूछ देता कि कितना टोटल बजट है, क्या एस्टिमेट है। तो एस्टिमेट जो है 25-26 के लिए है, वो टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग का जो है वो 34.96 लाख करोड़ का एक्सपेक्टेशन है, और टोटल एक्सपेंडिचर जो है 50.65 लाख करोड़ का है अभी तक। उसके बाद देखिए फिजिकल डेफिसिट का एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। फिजिकल डेफिसिट जो है वो FY25 के लिए 4.8% का रखा गया है, और FY26 में जो है मतलब ये जो 25-26 का बजट है उसके लिए कोशिश किया जाएगा कि उसको ब्रिंग डाउन करके 4.4% का टारगेट रखा गया है। तो एस्टिमेटेड फिजिकल डिफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 इज 4.4%, यही एग्जाम में क्वेश्चन आने का संभावना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास अभी लेटरल एंट्री के एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ZBO का कोर्स चल रहा है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा का MSME रिलेशनशिप मैनेजर का कोर्स चल रहा है स्केल 3 वाला, क्रेडिट एनालिस्ट का कोर्स भी चल रहा है, सेल्स मैनेजर का कोर्स भी चल रहा है। अगर ये वीडियो को आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन तीनों ही चारों कोर्सेज के लिंक डाले हुए हैं। और प्रथम बैंकर पूरी तरह से लेटरल एंट्री एग्जाम्स के लिए और बैंक प्रमोशन एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए कमिटेड है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि बिल्कुल अच्छे से आपकी तैयारी कराई जाए। तो जिन लोगों को भी कोई कोर्स ज्वाइन करना हो, या अगर इस वीडियो को बाद में भी आप लोग देख रहे हो तो उस समय जो भी लेटरल एंट्री का एग्जाम चल रहा होगा या बैंक प्रमोशन का एग्जाम चल रहा होगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर है यहाँ लिखा हुआ है, मैं बस दिखा देता हूँ आपको। कॉन्टैक्ट है 7970903637 है, 9939003637, दोनों नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे हमारा वेबसाइट भी, हमारा ऐप है, ऐप आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिए। आप लोग एंड्रॉयड ऐप है, उस पर सारा कोर्स अवेलेबल है, वहाँ से भी कोर्स को बाय कर सकते हैं। प्रथम बैंकर लिखेंगे आप लोग प्ले स्टोर पे, वहाँ पे आपको एक ही ऐप मिलेगा प्रथम बैंकर का, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ताकि इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट सेशन लेके हम आते हैं उसको आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।